आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी ने पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को दिया टिकट। जेल में बंद आजम खान रामपुर से लड़ेंगे चुनाव। नाहिद हसन को भी मिला टिकट। सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान न करें शिरकत। इमारत शरिया कर्नाटक की अपील। सूर्य नमस्कार को बताया इस्लामी अकायद के खिलाफ। भोपाल में कोरोना कहर में शादियों की तादाद में हुआ इजाफा। मसाजिद कमेटी में निकाह रजिस्ट्रेशन में 110% का इजाफा दर्ज किया गया। भोपाल मसाजिद कमेटी में सुबह से ही लग जाती है भीड़। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके का उर्दू बाजार धीरे धीरे खोता जा रहा है अपनी अजमत रफ्ता। उर्दू किताबों की दुकानें होती जा रही हैं नदारत। कभी उर्दू का मरकज हुआ करता था बाजार। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर भले ही जारी हो, लेकिन दूसरी तरफ शादियों में 110% का इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते खौफ और पाबंदियों के सबब जहां लोग पहले से ही तयशुदा शादियों के निकाह को पहले से अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इसे हुकूमत के जरिए बनाए जा रहे नए कानून का खौफ भी बताया जा रहा है। देखिए भोपाल से यह खास रिपोर्ट। भोपाल में शादियों का इंदराज रियासती अहद से मसाजिद कमेटी में किया जाता है। पहले भी निकाह होते थे, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बहुत कम नजर आते थे। लेकिन इस साल कोरोना कहर में शादियों में 10-20% नहीं बल्कि 110% का इजाफा दर्ज किया गया है। 2020 के माह दिसंबर में मसाजिद कमेटी के निकाह सेक्शन में जहां 440 निकाह रजिस्ट्रेशन किया गया था, वहीं 2021 के माह दिसंबर 937 लोगों के निकाह का रजिस्ट्रेशन किया गया। दिसंबर में जिस रफ्तार से निकाह के रजिस्ट्रेशन किए गए थे, वही रफ्तार अब भी जारी है। एक तो ये कोविड के जो डायरेक्शंस हैं, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ तय रहती हैं तो लोग निकाह की तकमील करा लेते हैं और शादी हालों से और घरों से और लॉन से जो रुखसती का मामलात होते हैं तो उसमें मेहमानों को बुलाना है। अब सरकारी गाइडलाइंस जो आ गई हैं उसकी वजह से वो जो पाबंदियों के हिसाब से लोगों को लगता है ये तो कि शायद इसमें और ज़्यादा पाबंदी आ जाए या फोर्थ लेयर जो सुन रहे हैं जिसके मुताल्लिक़ वो आ जाए तो और ज़्यादा, यानी मेहमानों को कम से कम बुलाना पड़ेगा। तो एक ये भी वजह नज़र आती है। मसाजिद कमेटी में निकाह रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा को लेकर जहां हुकूमत के नए कानून का खौफ बताया जा रहा है, वहीं निकाह खां और वो हजरात जिनके घरों के बच्चे और बच्चियों के निकाह हो रहे हैं, वो इसकी वजह कोरोना से पैदाशुदा हालात और हुकूमत की पाबंदियों का खौफ बताते हैं। उनका कहना है कि रिश्ते रातों रात नहीं आते हैं, बल्कि इंसान अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते की तलाश लंबे अरसे तक जारी रखता है और तब कहीं जाकर छान फटक के बाद रिश्ते तय होते हैं। कोरोना का पीक टाइम फरवरी और मार्च बताया जा रहा है, इसलिए वो लोग जिनके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते पहले से तय थे, वो निकाह पहले कर रहे हैं ताकि बाद में हालात साजगार होने के बाद रुखसती और दीगर तकरीब को अंजाम दिया जा सके। इसी बात को इतनी अफवाह के तौर पे फैली गई वो कि ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में और भी कई जगह, मगर मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर से उन्होंने ये सोचा कि हम अभी रहते वक्त में बच्चियों के निकाह करा लें, क्योंकि 18 से प्लस अगर होंगे तो फिर वो 21 में अगर कराना होगा। तो इसलिए उसकी वजह से यहाँ पे जबकि हम उनको समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस तरीके का अभी कोई कानून बना नहीं है, अभी वक्त है, वक्त रहते सब कर लें। एक दूसरी चीज़ कोरोना के डर की वजह से कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, तो फिर वही 20 की तादाद या 50 की तादाद जो मुकर्रर होगी, तो इसलिए लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी सादगी के साथ भी निकाह हो जाए और जितनी जल्दी हो अपनी कार्रवाई को पूरी करके फॉर्मेलिटी जो भी है वो पूरी कर लें अपनी। और इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें बात देखना दिखाना होता है, फिर तारीखें होती है, मंगनी होती है, उसके बाद फिर शादियाँ होती हैं, तो तकरीबन 4-6 महीने का वक्त आसानी से लग जाता है। इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी करना ठीक भी नहीं होती। और इसमें ऐसे बहुत सी, जैसे कोविड का मामला चल रहा है तो उसमें लोग शादी और निकाह कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चीज़ आ जाए जिसकी वजह से परेशानी हो। रुखसती बाद में भी हो जाती हैं
और इसी वजह से लोग ये निकाह कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे शहर में, सूबे में और पूरे हिंदुस्तान में जो है माहौल कोविड का है, तो इस वजह से शादियां जो हैं लोग अपने अपने हिसाब से जल्दी फारिग हो रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि कोई लॉकडाउन लग जाए या कोरोना कर्फ्यू लग जाए तो उसमें भागम भाग में शादियां हों। तो इस वजह से ये शादियां हो रही हैं और लोग अपने अपने तौर पर जो है जल्दबाजी में निकाह कर रहे हैं। मसाजिद कमेटी में जिस तेजी से निकाह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इससे मसाजिद कमेटी की इनकम में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। भोपाल मसाजिद कमेटी में निकाह के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुबह से ही भीड़ लग जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। कौमी यौम-ए-दुख्तर के मौके पर नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में ख़वातीन पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के हुकूक के तहत बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल आवरी नहीं होने पर मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन के हुकूक के बारे में समाज में बेदारी लाने के लिए खुसूसी तौर पर एक मुहिम शुरू करने की भी बात कही गई। हर 20 मिनट में एक औरत के यहाँ पर रेप होता है। तो क़ानून के बनने के बावजूद भी ये जो तब्दीली नहीं आ रही है, ये हालात जो सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह को जानते हुए जमात इस्लामी ने ये महसूस किया कि इस तरीक़े के जो मौक़े होते हैं, इन मौक़े का फ़ायदा उठाकर एक अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए। तो हमारा मकसद यही है कि ऐसे जो दिन आते हैं, इस दिन के मौके का फ़ायदा उठाकर एक बड़े पैमाने पर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर और दूसरे प्रोग्रामों के ज़रिए एक अवामी बेदारी मुहिम लाई जाए और इस तरीके के जो लोगों की जो समाज की मानसिकता है। सफ़र हज 2022 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के आज़मीन हज ने गुज़िश्ता साल की तरह इम साल भी उम्मीद से कम हज फॉर्म दाखिल किए हैं। हज 2022 के लिए फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला नवंबर महीने के 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश से अभी तक सिर्फ 2036 आज़मीन हज ने ही फॉर्म दाखिल किए हैं। हज कमेटी का मानना है कि काबतुल्लाह की ज़ियारत का शौक तो सभी को है, लेकिन कोरोना और हालात के पेश नज़र लोग अभी मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। उम्मीद है कि आखिरी हफ्ते में हज फॉर्म में खातिर ख़्वाह इजाफा होगा। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं हमारे अभी तकरीबन 2036 के करीब आज तक आ चुके हैं और अभी 31 जनवरी तक का टाइम है, तो ये 7 दिन के अंदर कितने फॉर्म्स आते हैं। अब यानी गुज़िश्ता हफ्ते 1700 के करीब थे फॉर्म, अभी 300 एप्लीकेशन फॉर्म्स और आ गए। अब 7 दिन में कितना इजाफा होता है ये देखने की बात है कि कितने बढ़ जाते हैं। तो लोगों की आरजू है कि अल्लाह ताला इसको आसान फरमा दें और ये जो वबा पूरी मुल्क के अंदर फैली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, वो अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दे ताकि हज में भी आसानी हो जाए। वो आप देख रहे हैं ना, गुज़िश्ता 2 साल से हज नहीं हो पाया है और लोगों के अंदर यानी जो पाबंदी से जाने वाले थे उम्रे के लिए, हज के लिए, उनके अंदर एक बड़ी बेचैनी और बेताबी है। रियासत उत्तर प्रदेश के क़याम की मुनासबत से इलाहाबाद में यौम उत्तर प्रदेश की तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहर के तारीखी कंपनी बाग में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब में रियासत के उन गुमनाम शहीदों को खास तौर से याद किया गया जिन्होंने जंग आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तकरीब में जंग आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले गुमनाम शहीदों पर मुश्तमिल एक अवामी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया गया। यौम उत्तर प्रदेश की तकरीब में स्कूली तलबा और तालिबात ने अपनी फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। सरकार के नेतृत्व में हर जनपद में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग चुनाव आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का दोनों का पालन करते हुए मना रहे हैं। आज हम लोगों ने केवल एक प्रदर्शनी लगाई है जो आज़ादी से संबंधित है। आज़ादी के पर्व पे जो प्रदर्शनी थी वही लगाया गया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए कोई अन्य प्रदर्शनी हम नहीं लगा सकते। दूसरे हमारे जो वीर पुरुषों की श्रद्धांजलि है या वीर पुरुषों के बारे में है, देशभक्ति गीत के लिए हमारे 4 कवि महोदय आए हैं, वो गायन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज की बालिकाएं थी, उनके द्वारा वंदे मातरम का गायन किया गया है और वहीं से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। आज जैसे कि आज हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आज हम अपने
यूपी दिवस को यहाँ पे आज हम यूपी दिवस के अवसर पे यहाँ पे सब मौजूद हैं और संस्कृति विभाग के द्वारा यहाँ पे आज़ादी के क्रम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम अपने स्थानीय शहीद जो हमारे हुए हैं हम उन्हें जाने, जो गुमनाम शहीद हैं उनको भी हम जाने और अपने प्रयागराज को हम पूरी तरीके से एक मुल्क और दिल्ली के कल्चर की निशानी और आजादी के वक्त का हेरिटेज जामा मस्जिद उर्दू बाजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले बड़ी तादाद में यहां पर किताबों की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब वो कम होकर तकरीबन 1 दर्जन ही रह गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद के नाम से ही भीड़, गहमा गहमी का तस्वुर जहनों में आने लगता है। यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आज़ादी के वक्त का वो उर्दू बाजार है जो कभी शोरा सियासतदानों की महफिल से सजा होता था। उर्दू बाजार में हर तरफ नॉनवेज और जबान के चटखारे का जायका बिखरा हुआ है। उर्दू बाजार में उर्दू किताबों की दुकानें छुपी छुपी सी लगती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर बड़ी तादाद में उर्दू जबान की किताबों से जुड़ी दुकानें होती थी। कई बड़े नाम यहाँ अपने अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आते थे। पहले उर्दू बाज़ार था जैसे कि उर्दू बाज़ार की शान होनी चाहिए थी। आज वक्त के साथ साथ उर्दू बाज़ार की शक्ल बदली गई है। बाकी सब दीगर और मशागिल हैं, खुसूसन मुर्गा मछली पे पूरा ज़ोर, खाने के अशिया पे पूरा ज़ोर दिया जा रहा है। पहले बेशतर दुकानें किताबों की हुआ करती थी, एक बहार थी। तकरीबन 12 से 15 दुकानें तो मेरे सामने ख़त्म हो गई। मोस्टली ज़्यादातर किताबों की ही दुकानें थी। उसके बाद उसमें चेंज आई तो दूसरे चीज़ों की यहाँ पे मतलब ख़रीदो ये है, खुर्दनी की चीज़ों की तमाम दुकानें बढ़ गई। मुर्गा मछली वगैरह ये सब यहाँ पे अब होने लगा है। लेकिन जो लोग आने वाले हैं वो आज भी आते हैं यहीं पे। इसी उसमें उर्दू से मुताल्लिक़ या लिटरेचर से मुताल्लिक़ जितने लोग हैं वो यहाँ आए बगैर रह नहीं सकते। तमाम यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, वहाँ तक से मतलब ये लागी हो यहाँ पे लोग आते हैं। अजीज़िया बुक डिपो पे भी लोग आके बैठा करते थे। वहाँ पे मौलाना आज़ाद के मुताल्लिक़ भी सुना है कि वहीं आते थे, वहीं बैठते थे। तो वही अदबी गुफ्तगू हुआ करती थी उन लोगों की उस दौर में। मैंने मतलब देखा तो नहीं, सुना ही सुना है अपने बुज़ुर्गों से। इसी उर्दू बाज़ार में शोरा उदबा की महफिल जमती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर पंडित नेहरू तक यहाँ आते रहते थे। जामा मस्जिद के सामने सड़क पर मुशायरा भी होता था कि ये उर्दू बाज़ार है, उर्दू की किताबें यहाँ बिकती हैं। तो इसीलिए पहले ये था कि उर्दू ही चला करती थी, कौमी ज़बान थी उर्दू, तो इसलिए उर्दू की किताबों का यही कारोबार होता था। तो इसलिए इसका नाम उर्दू बाज़ार के नाम से हो गया। नहीं, कौमी ज़बान तो हिंदी बाद में बनी है। पहले तो कौमी ज़बान असल में हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, लेकिन ज़्यादातर उर्दू की किताबें बिका करती थी। सब कुछ उर्दू में होता था, सब कुछ उर्दू में चला करता था। तो इसलिए अदालती काम भी उर्दू में चला करता था। तो इसलिए उर्दू की किताबें यहाँ बिका करती थी। तो उर्दू बाज़ार के नाम से ही ये मंसूब है ये, और सन 47 में फिर इसका नाम उर्दू बाज़ार ही पड़ गया। ये उर्दू बाज़ार अब नई पहचान बना रहा है और इस बाज़ार की शनाख्त जायका और नॉनवेज बाज़ार के तौर पर है। यहाँ की भीड़ में उर्दू ज़बान की किताबें तन्हा होकर रह गई हैं। उर्दू बाज़ार उर्दू किताबों का मरकज़ ही नहीं बल्कि कदीम दिल्ली की निशानी और उसका हेरिटेज भी है। ये धीरे धीरे सुकड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है किसी को इसकी खबर नहीं, किसी को इसकी फिक्र नहीं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार तकरीब का आज इनेकाद किया गया, जिसमें ऑनलाइन तकरीब के जरिए अलीगढ़ के 2 बच्चों को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। एमयू के तालिबे इल्म मोहम्मद शादाब और एक दीगर तालिबे इल्म चंद्र सिंह चौधरी को ऑनलाइन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने मुल्क भर से शामिल हुए बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल वही है। ऑनलाइन तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के जरिए अवार्ड हासिल करने वाले मोहम्मद शादाब ने अपनी खुशी का इजहार किया।
प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज हमें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और हमसे बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने हमसे बताया कि हम यूथ को आगे आना है, हम लोगों को वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हम जो यूथ हैं हमें ही देश के लिए काम करना है, क्योंकि अगर हम आगे आएंगे तो हमारा देश हमारे ऊपर डिपेंड है। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें जो चीज़ हमें बैठकर लिस्ट बनानी है, घर में जो चीज़ नहीं है उस पर देखना है, और जो चीज़ हमें विदेशी है उसको एलिमिनेट करना है और अपने देश की चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना है, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो। हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। बुरहानी गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम भोपाल के फेथ क्रिकेट क्लब में डे नाइट क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। फेथ क्रिकेट क्लब में मुनक्किदा डे नाइट मैच में मुल्क की 12 टीमों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। बुरहानी गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा क्रिकेट मैच में बोहरा समाज के लोगों की क्रिकेट टीम को शिरकत का मौका दिया गया। क्रिकेट मैच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा बुरहानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, राजकोट, अमरावती, नागपुर समेत 12 शहरों की टीमों ने शिरकत की। मुकाबले में जीतने वालों को जहां नकद इनाम दिया जाएगा, वहीं मैन ऑफ द सीरीज को करबला की जियारत का मौका दिया जाएगा। वाजरे के दाऊदी बोहरा समाज के दाई सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन के जरिए समाज के हर शख्स को फिट रखने की हिदायत दी गई है। इसी के मद्देनजर बुरहानी गार्ड्स के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट मैच का एहतमाम किया गया। एक बुरहानी गार्ड भोपाल ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का, जिसमें देश की विभिन्न राज्यों से टीमें आई हैं और इस प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है, जिसमें विनर को 78,653 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और मैन ऑफ द सीरीज जो रहेगा उसके लिए करबला इराक में एक जन की ज़ियारत का टिकट हमने रखा है। हमारे सैयदना साहब की उम्मीद ये है कि हर इंसान फिट रहे, इसलिए उमूर सेहत के बैनर तले हम लोगों ने ये आयोजन किया है और हम चाहते हैं कि ये हमारा आयोजन हर साल करें। सैयदना साहब की मीलाद हम लोग मनाते हैं तो हर साल ये आयोजन हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुंबई में मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर वाक़ हज हाउस में मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए मुकाबला जाती इम्तिहानात के तरबियत गाह में नशिस्तों को कम करने के मामले को लेकर महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम के एक वफ्द ने हज कमेटी के सीईओ याकूब शेख से मुलाकात की। वफ्द ने सीईओ से 200 नशिस्तें बहाल करने और तलबा और तालिबात को तमाम सहूलतें फराहम करने और सीनियर तलबा को मजीद मौका फराहम करने का मुतालबा किया। मिलती है स्टूडेंट्स को, वो सब्सिडी नहीं मिल रही थी, लेकिन सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि ये 1,500 रुपये सब्सिडी भी हमें मिलनी चाहिए और मिलेगी। और हम मुख्तार नकवी साहब से गुजारिश करते हैं कि 100 की जो कैपेसिटी है, हमारे 100 की कैपेसिटी को बढ़ा के 200 करना लाजमी है और इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम मुमकिन कोशिश करेंगे। हमने हमारी डिमांड रखी कि नया इंटेक 200 का होना चाहिए। उस इंटेक में बच्चों को कम से कम 3 साल तक यहाँ पे रखना चाहिए ताकि वो मुकम्मल पढ़ाई कर पाए। उसके बाद में फूड सब्सिडी के लिए खुद सीओ साहब ने बोला है कि हम फूड सब्सिडी फुलफिल करेंगे। अब ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं तो वो मेंस क्लियर करने के बाद में फिर से उनको यहाँ पे लेने का वादा खुद सीओ साहब ने किया है। आज एक डिस्कशन में एक अच्छी चीज ये निकल कर आई है कि जो महाराष्ट्र के और तमाम भारत देश के गरजू जरूरतमंद जिनकी पढ़ाई करने की हैसियत नहीं रहती, ऐसे बच्चों को यहाँ पे अच्छे पैमाने पे एजुकेशन दिलवाया जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। पहले ऐसे होता था कि जो जूनियर जो बच्चे होते थे उनके साथ कुछ सीनियर बच्चों को रखा जाता था, जिनके जो है तजुर्बे से जो है जूनियर बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन इस मर्तबा सीओ साहब ने कहा कि सिर्फ जो है जूनियर बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा, सीनियर बच्चों को जो है यहाँ से हज हाउस खाली कराकर घर भेज दिया गया। हमने ये जो है पावरफुली डिमांड की है कि जिस तरह जो है पिछले सीओ की तरफ से पिछली मर्तबा जो है यहाँ पर 200 का कोटा जो रखा गया था उसको कंप्लीट किया। पटना के बाकरगंज में हुए अब तक के सबसे बड़े जेवर लूट के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 72 घंटे बाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया और 9 किलो सोना बरामद किया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने कैसे ये गुत्थी सुलझाई। जेवर लूट मामले में बड़ा इंकशाफ। जहानाबाद से रची गई थी साजिश। पुलिस ने लूट में मुलविस 5 मुलजिमीन को पकड़ा।
जनवरी 2022 को पटना के कदम कुआं थाना इलाके के बाखरगंज में एसएस ज्वेलर्स शॉप में हुए दिन दहाड़े करोड़ों के जेवरात और लाखों रुपए नकद रकम की डकैती मामले में पुलिस की कई खुसूसी टीमों ने जहानाबाद और अरवल समेत पटना के कई इलाकों में छापेमारी करके 3 दिनों बाद 5 लुटेरों को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ी लूट की साजिश पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में रची गई थी। लूट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जहानाबाद के जेवर कारोबारी का बेटा था, जो लगातार बदमाशों के राब्ते में था, जिसका नाम नीतीश है। इतवार की रात एसआई की टीम ने इस मामले में 4 मुलजिमीन को जहानाबाद से गिरफ्तार किया है। साधु नाम के बदमाश को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। कारोबारियों की मुखालिफत के बाद सिटी एसपी की क़यादत में पुलिस ने एसआईटी तश्कील दी। एसआई टीम में स्पेशल सेल के अलावा कई थानों के तेज तर्रार ओहदेदारों को शामिल किया गया। पटना पुलिस ने जहानाबाद पुलिस के साथ मुश्तरका मुहिम में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लूट का 9 किलोग्राम सोना बरामद किया और मुतासरा जेवर कारोबारी से लूटे गए 35 किलो जेवर के सबूत भी मांगे। में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद, जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू, जो कि मल्लाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस तरह पुलिस ने बाखरगंज में हुए लूट मामले में लाइनर और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकाश ओझा उर्फ सनी कुमार, सोनू और राजू केवट शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बैग बरामद किए, जिसमें एक बैग में लूटा गया 7 किलो सोना और 4,32,000 रकम नकद बरामद की गई। टोटल 3 बैग निकले थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे, जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी, और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। पुलिस एहलकारों के सामने टेबल पर प्लास्टिक बॉक्स में रखे वो सोने के जेवरात हैं, जिसे बदमाशों ने लूटा था, और यही वो चारों बदमाश हैं जो पुलिस तहवील में चेहरे पर काला नकाब ओढ़े खड़े हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक कार भी बरामद की है, जिस पर भारत सरकार का बोर्ड नस्ब था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात के पीछे जहानाबाद के एक बड़े जेवर कारोबारी का बेटा है, जो बदमाशों से पहले से वाकिफ था। इसका नाम नीतीश है। छोटी सी सुनार शॉप है मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है, और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था, और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था, तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे, और ये दुकान से वाकिफ भी था, क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराधकर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी, इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराधकर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पटना पुलिस ने उनके कब्जे से 5 बाइक, 1 कार, 3 असला बरामद किए हैं। पुलिस ने इस बड़ी लूट का पर्दाफाश करते हुए
लूट में शामिल तमाम बदमाशों और लाइनर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।